इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसमें भारत को मिला करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मुल्क हैं। भारत को अगर आप मिला लीजिए तो उसमें 8 मुल्क हैं। ये कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। ये आपका एक्सटेंडेड साउथ एशिया है। और भारत को छोड़ करके, भारत में भी आंदोलन होते हैं, लेकिन भारत को छोड़ करके बाकी 7 मुल्क में इस तरीके से आंदोलन हुआ है जिसमें सत्ता परिवर्तन हुआ है। सिर्फ चुनावी प्रक्रिया से नहीं, लेकिन आंदोलन करके। आंदोलन भी इस तरीके का कि आगजनी हो रही है, आंदोलन इस तरीके का कि लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्लेन ले लेके उड़ रहे हैं। इस तरीके की स्थिति। हिंदुस्तान चारों तरफ से अपने सारे पड़ोसी मुल्क के बीच में किस तरीके से एक आइलैंड ऑफ होप है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको यह भी बताएंगे एक एक करके कि इन 7 मुल्क में पिछले 10 से 11 साल में क्या क्या हुआ। चलिए ये यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। 2014 में इलेक्शन डेडलॉक हुआ। यहाँ पर 2014 की वोटिंग डिस्टर्ब हुई। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस ने गनी अब्दुल्ला पावर शेयरिंग डील करवाई। अब आप सोचिए, एक देश के लोकतंत्र में जहाँ की संसद हिंदुस्तान ने बनाई, जहाँ का बहुत कुछ, आप सोचिए हिंदुस्तान का जिस तरीके का लगाव है, अफगानिस्तान की टीम तक यहाँ ग्रेटर नोएडा में आकर के ट्रेनिंग करती है, इतना लगाव अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, डायरेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उसमें किस तरीके से सरकार किसकी हो, उसमें डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स मेडलिंग, वो हुआ 2014 में। इसके बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा जो पावर शेयरिंग डील बनाई गई वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई और गनी सरकार गिर गई और अफगानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक, जो तालिबान की सरकार है, वो सत्ता पर हावी हो गई। हमने वो तस्वीरें देखी हैं, हम जानते हैं अफगानिस्तान का हाल। अफगानिस्तान के झंडे से लेकर के, अफगानिस्तान की तासीर से लेकर के सारी चीज़ों के बदलते हुए प्रारूप को हम लोग देख रहे हैं। अफगानिस्तान का एक पुराना इतिहास रहा है, बहुत ही अनसेटल्ड पास्ट रहा है। 20 साल तक वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के दबदबे के चलते एक प्रयास किया गया कि तालिबान को ना घुसने दिया जाए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के वहाँ से जाते ही हमने देखा कि पिछले 10 से 11 साल में वहाँ पर तालिबान फिर से आ गया। ये हो गई अफगानिस्तान की बात। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। वहाँ पर 28 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से, क्योंकि पैनामा पेपर्स केस में उनका नाम आया, यानी कि उनकी सरकार गई। अगस्त 2018 में वहाँ पर एक चुनाव हुए जिसमें इमरान खान वापस सत्ता में आए और आरोप ये लगा कि आपने चुनाव को पूरी तरीके से रिग किया है। रिग का मतलब ये है कि चुनाव आपने चुनाव की तरीके से किए ही नहीं, आपने सब सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक फर्जी टाइप का चुनाव कर लिया, ये आरोप लगे। 10 अप्रैल 2022 को एक नो कॉन्फिडेंस वोट आया जिससे इमरान खान सत्ता से बाहर हो गए और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। ये 2022 की बात है। तो आप देखिए, लगातार टर्मोइल पाकिस्तान में भी हमने पॉलिटिकल देखा है। एक तो पाकिस्तान में राजनीति या पॉलिटिक्स या सत्ता किसके हाथ में है, इसको लेकर के किसी को डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से वहां की आर्मी के हाथ में है और वहां का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट महज कठपुतली, ये तो हर कोई जानते हैं। खैर, मई 9 से 16 2023 को वायलेंट नेशन वाइड प्रोटेस्ट आफ्टर खान्स अरेस्ट, आर्मी को बुलाया गया। यानी कि 2023 में हमने देखा कि इमरान खान के हट जाने के बाद वहां पर सड़कों पर बहुत वायलेंस हुआ, जिसके बाद आर्मी को बुलाना पड़ा और आर्मी ने स्थिति को काबू में किया। फरवरी 2024 में फिर से एक जनरल इलेक्शन हुआ, फिर से आरोप लगे कि बहुत बकवास टाइप का इलेक्शन हुआ है, इसमें स्थिति ठीक नहीं है और पोस्ट पोल टर्मोइल हुआ अमिड क्लेम्स ऑफ इंटरफियरेंस कि आपने फिर से चुनाव में
गड़बड़ की है। आर्मी पर भी आरोप लगे कि ये किस तरीके के आपने चुनाव कराए हैं, और अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं आप लोग सब जानते हैं, कठपुतली हैं वो आसिम मुनीर के, कठपुतली हैं आर्मी के। ये हो गई पाकिस्तान की बात। अब आइए मालदीव्स की बात करते हैं। फरवरी 5, 2018 को स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन मालदीव्स, जजेस एंड ऑपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड। आप सोचिए कि जज गिरफ्तार हो गए, ऑपोजिशन के नेता गिरफ्तार हो गए और इमरजेंसी लग गई मालदीव में। सितंबर अक्टूबर 2030 में मुइज़ू वहां पर प्रेसिडेंसी जीत गए, इंडिया आउट प्लैंक पे, क्योंकि जो पिछली सरकार थी वो इंडिया पसंद थी, मुइज़ू आए, उनको इंडिया ना पसंद था। वो मसला अलग कि अब मुइज़ू की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। अब कहाँ गया वो इंडिया आउट कैंपेन हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक इतिहास वहां पर भी हुआ। मुइज़ू का यह भी आदेश था कि इंडियन ट्रूप्स शुड विड्रॉ, स्पार्किंग डोमेस्टिक कंटेंशन। तो वहां पर इस तरीके की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आइए बात करते हैं श्रीलंका की, हमारा सदर्न नेबर एकदम नीचे। अक्टूबर दिसंबर 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई, जब वहां के राष्ट्रपति सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को हटा दिया और उसकी वजह से पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई, पार्लियामेंट को सैक कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी, यानी कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ और अप्रूट हुआ, मतलब नॉर्मल तरीके से सरकार नहीं गई, आदेश दिया गया कि तुम हट जाओ, इस तरीके का काम हुआ। मार्च से जुलाई 2022 में अरागालिया प्रोटेस्ट हुए वहां पर, जिसके बारे में हमने आपको तमाम बार बताया भी है। ये प्रोटेस्ट इसलिए हुए क्योंकि एकदम से श्रीलंका में रनिल विक्रमसिंघे और राजपक्षे, इनकी जो पूरी नीति चली आ रही थी, उनकी वजह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया, दिक्कतों का सामना करना पड़ा देश को। तो वहां इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा का इस्तीफा हुआ, राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे देश छोड़ करके भाग गए। इसको ये माना जाने लगा कि वो राजपक्सा बंधु जिन्होंने लिट्टे को खत्म किया था श्रीलंका में, वो खुद ही खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज अपनाते हुए देश को एक ऐसी स्थिति पर लेकर के गए कि देश दिवालिया हो गया, देश के लोगों को समस्याएं आने लगी। तो उनका भी वहां से आउस्टर हुआ। फिर वहां पर अभी चुनाव हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वहां पर अब नया निजाम है। लेकिन यह भी एक हकीकत है, इतना जबरदस्त पॉलिटिकल टर्मोइल। याद कीजिए वो दौर 2022 का, जब तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से आंदोलनकारियों ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर और पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा करके किस तरीके से बिस्तर पे कोई लेट रहा है, स्विमिंग पूल में कोई नहा रहा है, सामान लूट करके ले जा रहा है, चीजें तोड़ रहा है। ये सारी चीजें श्रीलंका में देखने को मिली, क्योंकि आंदोलन हो रहा था वहां पर, ठीक नेपाल जैसी तस्वीरें। अब आइए एक दूसरे पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करते हैं, और वो है म्यांमार। 1 फरवरी 2021 को यहां पर मिलिट्री कू हुआ, जिसमें NLD सरकार चली गई, लीडिंग टू मास प्रोटेस्ट। अब म्यांमार का इतिहास लोकतंत्र के साथ किस तरीके का है, आप तो उसके बारे में सब जानते ही हैं। इसके बारे में तमाम बार बात भी हो चुकी है कि वहाँ किस तरीके से सरकार आती है। अक्टूबर 27, 2023 को एक ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया गया बाय रिबेल अलायंस। इट सीजेस स्वेथ्स ऑफ टेरिटरी फ्रॉम म्यांमार्स हुंटा, JUNTA जिसे कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस, वहां पर अभी भी स्थिति, आप ऐसे समझिए कि आइडियल डेमोक्रेसी आप उसको नहीं मान सकते। इस तरीके की परिस्थितियां म्यांमार में भी बनी हुई हैं। अब क्योंकि हमने श्रीलंका में वायलेंट प्रोटेस्ट और घरों में घुस जाने की बात की, आइए बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। 30 दिसंबर 2018 को चुनाव जब हुआ, उसमें तमाम आरोप लगे कि बहुत इरेगुलरिटीज हुई हैं चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं, और उसके चलते सड़कों पर हिंसा हुई, और सड़कों की हिंसा के बावजूद अवामी लीग जीत गई। शेख हसीना वहां की हेड बन गई। और उसके एकदम बाद 2018 की ये बात है, लेकिन 2024 में, और वो तो कवरेज आपने द रेड माइक पर भी देखी, जुलाई अगस्त 2024 में शेख हसीना के खिलाफ इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ कि उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा, हिंदुस्तान आना पड़ा। हिंदन एयरबेस में उनका प्लेन आकर के लैंड किया,
वायलेंट प्रोटेस्ट हुई, कोटा प्रोटेस्ट हुआ और एक इंटरिम सरकार ने, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने वहां पर चार्ज लिया है। अब वहां सुनते हैं कि चुनाव होने की बात चल रही है, लेकिन भारत ने एक दोस्त मुल्क खोया, क्योंकि अब जो सत्ता में सरकार है वो उसका क्या रवैया है भारत की तरफ वो आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन चीजें ना पहले आइडियल थी ना अभी आइडियल हैं। सड़क पर जिस तरीके से आंदोलन हुए और जिस तरीके से मास एग्जीक्यूशन की बातें हुई कि लोगों को लटका दिया गया है फ्लाईओवर से, इस तरीके की चीजें भी सामने आई तस्वीरों में। मुजीबुर रहमान के स्टैचूज को किस तरीके से तोड़ा गया वो सब हम लोगों ने देखा है। और इसके बाद अब हम आखिरी मुल्क पर आ रहे हैं जो हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, और वो है नेपाल। नेपाल का भी एक इतिहास रहा है। जी हां, ये वही नेपाल है जहां पर राजघराने की गोली मारकर हत्या हुई। यहां पर राजघराने के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, सड़कों पर आंदोलन हुआ, और राजा और रानी देश छोड़ करके चले गए, अपना महल छोड़ करके चले गए। कहा यह जाने लगा कि अब यहां पर लोकतंत्र आएगा। तो एक इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं जाते हैं, 2016 से शुरू करते हैं। सितंबर 2015 और फरवरी 2016 के बीच में मधेसी एजिटेशन हुआ, जिसमें बॉर्डर ब्लॉकेड हुआ, जिसकी वजह से एक नया संविधान लागू किया गया। दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री ओली ने जो संसद है उसको भंग कर दिया गया, 2 बार भंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाउस को रिस्टोर किया और शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने। 2022 से 2024 के बीच में कई बार सरकार का रीशफल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपना कोalition पार्टनर्स भी बदले, राइवल पार्टीज के साथ भी गए, मतलब किसी के साथ भी कोई भी सरकार बना रहा है। इस तरीके की नेपाल में हालत देखने को मिली। और 8 सितंबर 2025, जिसकी तस्वीरें आपके जहन में एकदम ताजा हैं, जेन जी का एक प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया बैन हुआ और करप्शन हुआ, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई और प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हुआ। 100 बात की एक बात, जब आंदोलन की आवाज सरकार नहीं सुनती या बहुत ज्यादा सख्ती से लोगों को और नाखुश लोगों को दबाने के, कुचलने का प्रयास करती है, तो ये आंदोलन भी उग्र हो जाते हैं और स्थिति हाथ से बाहर निकल जाती है। अपने देश की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस देश में सत्ता के विरोध में आंदोलन नहीं हुआ। जेपी लोहिया आंदोलन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जेल भी गए। ये हम इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इमरजेंसी हटी उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में इंदिरा गांधी हारी, लेकिन जब सत्ता में जो लोग आए आंदोलन करके, वो हिंदुस्तान उनको नापसंद आया, तो फिर 77 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। यानी कि इन सारे मुल्कों में अगर आप देखें, जितने हम 8 देशों से घिरे हुए हैं, उसमें एक हिंदुस्तान ही ऐसा है कि तमाम बार यहां पर आंदोलन हुआ है। अन्ना आंदोलन हुआ, जिसको हम लोगों ने कवर किया था अपने रिपोर्टिंग काल में। इसके अलावा निर्भया प्रोटेस्ट हुए, जिसको हम लोगों ने कवर किया, जिसमें बिल्कुल आज की जबान में जेन जी सड़कों पर उतर आई थी। वज्र वाटर कैनन फायर किया गया था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये इतना उग्र हो जाए कि आप अपना संसद भवन जला दें, घर जला दें, आगजनी कर दें। हुए हैं छिटपुट घटनाएं, हमने देखी हैं होते हुए हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में। हमने बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट देखे हैं, हमने नेताओं के घर को जलते हुए देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस में जनता का भरोसा बनाए रखें, और यह एक बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के लिए हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं वो एक सीख दे रहे हैं, और वो सीख ये है कि इस देश के लोगों को, इस देश के संघीय ढांचे और इस देश की जो संस्थान हैं उन पर इतना भरोसा है कि अगर उन्हें कोई पसंद नहीं है तो वोट की चोट से वो सजा देने में विश्वास रखते हैं, जैसे समय समय पर दिया है। तो अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग रहें तो हिंदुस्तान में कभी भी हमारे पड़ोसी मुल्क जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती, अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस, संस्थान मजबूत रहे।
इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।